नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं। साथियों देखिए, जीवाश्म ईंधन वे होते हैं जो जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। जब कोई जीव मर जाता है, जैसे कोई भी जंतु है या पौधा है, जब वो मर जाता है तो कई बार क्या होता है, उनके शरीर के जो अवशेष मृत शरीर है वो पूरी तरह से अपघटित नहीं हो पाता और उनके अवशेष रह जाते हैं। तो वो अवशेष जो होते हैं वो कई लाखों वर्षों में उच्च दाब और उच्च ताप पर जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से साथियों किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस वगैरह में। साथियों इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो साथियों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय साथियों, कैसे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है साथियों। ये अनवीकरणीय क्यों है? देखिए साथियों, नवीकरणीय क्या होते हैं? जिनके निर्माण में कम समय लगता है, जिनकी पुनः पूर्ति तुरंत हो जाती है, वो नवीकरणीय होते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन क्या है साथियों? इनके बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं, तो ये क्या है? अनवीकरणीय है साथियों। जो जीवाश्म ईंधन है, जब हम इनको जलाते हैं तो इनके जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं साथियों। क्या उत्पन्न होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड है इनके अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है उनको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं साथियों। अगला टॉपिक हमारा अम्लीय वर्षा का ही है। तो अम्लीय वर्षा जो है जल और मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। अब देखिए साथियों, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जिस वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो? 5.6 से कम, उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्यों कहते हैं साथियों? अभी हमने पढ़ा, जब हम जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं तो उससे सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये ऑक्साइड क्या करते हैं? वर्षा के जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और वो अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर आता है, धरती पर आता है साथियों। इसीलिए उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो साथियों अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, इनका निर्माण करते हैं और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ भूमि पर आता है। इसीलिए इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है साथियों। इसके बाद है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का जो मुख्य घटक है साथियों वो ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन के अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? एथेन और प्रोपेन भी होता है। मुख्य घटक क्या होता है एलपीजी का साथियों? मुख्य घटक ही पूछा जाता है, वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है साथियों। एलपीजी जो है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो एलपीजी होती है। तो साथियों एलपीजी की अपनी कोई गंध नहीं होती, इसमें से कोई गंध नहीं आती है, ये गंधहीन गैस है। इसलिए इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है साथियों। जो गंध आती है, कई बार जब गैस खुली रह जाए या लीक होती है तो हमें पता चल जाता है, हमें इसकी गंध आती है। वो गंध एलपीजी की अपनी गंध नहीं होती, वो किसकी गंध होती है? इथाइल मरकैप्टोन की होती है साथियों। तो इसके एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है। एलपीजी का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है साथियों। इसके बाद है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है साथियों? मीथेन होता है। एलपीजी का क्या था? ब्यूटेन। सीएनजी का होता है मीथेन। लगभग 95% क्या होते हैं सीएनजी के अंदर? मीथेन होती है साथियों। मीथेन के अलावा इसमें क्या होता है? एथेन और प्रोपेन होता है। इसके अलावा एथेन और प्रोपेन भी होता है कुछ मात्रा में। और सीएनजी का उपयोग किसमें किया जाता है? यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में। जैसे पेट्रोल और डीजल का करते हैं उसी प्रकार सीएनजी क्या है? यातायात के साधनों में आजकल किसका? गैस से चलते हैं, वो सीएनजी गैस से ही चलते हैं। सीएनजी का उपयोग किया जाता है यातायात के जो साधन हैं उनमें ईंधन के रूप में साथियों। इसके बाद है गोबर गैस। गोबर गैस को जैव गैस भी कहते हैं या बायोगैस भी। इसका भी मुख्य घटक क्या होता है साथियों? मीथेन होता है। गोबर गैस, जैव गैस में मुख्य रूप से लगभग 75% मीथेन होता है साथियों। मीथेन के अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी कुछ मात्रा में होती है साथियों। साथियों जो गोबर गैस, इसको गोबर गैस क्यों कहते हैं? जैव गैस या बायोगैस को गोबर गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मुख्य घटक है बनाने का वो क्या होता है? गोबर होता है, इसलिए इसको गोबर गैस कहा जाता है साथियों। जब गोबर गैस बनाते हैं तो जो गोबर गैस का संयंत्र है जिसमें ये बनाई जाती है, जैव गैस का जो संयंत्र है, उसमें नीचे हम क्या डालते हैं? गोबर का घोल डालते हैं, उससे गैस बनती है। और जो गैस बनने के बाद जो अवशेष बच जाता है नीचे संयंत्र के अंदर, जिसको हम कहते हैं सलरी। ये जो सलरी है नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती है, प्रचुर होती है। इसलिए इस सलरी का उपयोग किस में किया जाता है? खाद के रूप में करते हैं साथियों। ये पूछ सकते हैं कि भाई जो जैव गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र के अंदर जो अवशेष बच जाता है गैस बनने के बाद, उसको हम सलरी कहते हैं। तो ये किससे भरपूर होती है? ये नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती है साथियों, और इसीलिए ये एक अच्छे खाद का काम करती है और इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो साथियों जो जैव गैस है, बायोगैस है, उसको गोबर गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बनाने का जो मुख्य घटक है वो क्या है? गोबर है। इसको बनाने के लिए गोबर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको गोबर गैस कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।